गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेक्चर जो कि है क्रिस्टल बॉन्डिंग के ऊपर, जिसमें हम स्पेशली आयनिक बॉन्ड को इसमें कंसीडर करने वाले हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में किस तरीके से एक मैटर की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमने पढ़ा कि जब हम दो डिफरेंट सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स को पास लेके आते हैं तो क्या होता है, उनमें इंट्रैक्शन होता है और जिसकी वजह से वो बाइंड होते हैं, बंध जाते हैं और मैटर या किसी भी द्रव्य या पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जब वो अलग अलग सेपरेटली मूव कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उनमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब हम उनको पास लेके आते हैं तो उनमें इंट्रैक्शन होता है और जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कमी आने लगती है। ठीक है, अब जो कमी है वो कमी कहाँ पर आ रही है कि जो उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी की, जो कि हमें काइनेटिक एनर्जी में हमें लॉस के तौर पर वो दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो वो लॉस हो रहा है, यानी कि जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है उसको ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन और करके हमने दो डेफिनेशन दी है। ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी एक तो वही है कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द एटम इन फॉर्मिंग अ मैटर इज कॉल्ड द कोहेसिव एनर्जी और द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, संसर्जक ऊर्जा या अबंध ऊर्जा कहलाती है। अब हम दूसरे तरीके से इस चीज को देखें कि कोई बॉन्ड बना हुआ है हमारे पास और अगर हम उसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वलेंट यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी उसको हम दे देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से अगर उसको एनर्जी को हम देते हैं तो वो क्या होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में या फिर कहें कि जो घटक उनके परमाणु थे, घटक जो एटम्स थे उनमें वो बट जाएगा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको भी हम क्या कहेंगे, कोहेसिव एनर्जी कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो यही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन सेपरेटिंग द मैटर और क्रिस्टल इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि घटकों में उनको बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पर एटम, वो कहलाएगी हमारे पास कोहेसिव एनर्जी, संसर्जक ऊर्जा या फिर आबंध ऊर्जा। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए सेम होगी। तो ये फर्स्ट जो किस पर डिपेंड करती है कि किसी भी एटम के नाभिक के अंदर कितना आवेश है। ओके, तो नाभिक के आवेश को हम परमाणु क्रमांक से, आवेश क्रमांक से, कई नामों से हम उसमें जानते हैं। तो जैसे जैसे उसके आवेश का मान, नाभिक में आवेश का मान यानी कि धनात्मक आवेश का मान चेंज होगा, वैसे वैसे बॉन्ड जो है उनका नेचर भी चेंज हो जाता है, यानी कि सभी जो मैटर्स हैं उनमें एक तरीके का ही बंध नहीं होता है, एक तरीके की बॉन्डिंग नहीं होती है। सेकंड डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं तो उनके डिफरेंट ऑर्बिट्स में उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी किस प्रकार से वो वितरित है, जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरीके से वितरित है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताता है, हमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उस चीज पर भी वो डिपेंड करता है। और तीसरा है आयंस के त्रिज्या पर, ओके, रेडियस ऑफ आयंस पर भी वो डिपेंड करता है। तो इन चीजों को जब हम ध्यान से स्टडी करते हैं तो ये हमें मिला कि जो बॉन्ड्स हैं वो
5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अभी तक हमें मिले हैं डिफरेंट ऑफ मैटर्स में, जिसमें सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। अब जो हमारा इस लेक्चर का मेन जो फोकस है वो है आयनिक बॉन्ड पर, और बाकी के जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनको हम अपने फर्दर लेक्चर्स में, यानी कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम इनको भी कंसीडर करते जाएंगे। लेकिन अभी जो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है वो आयनिक बॉन्ड पढ़ना है। इसके बाद जो हमारे कुछ लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें भी हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में और बहुत कुछ पढ़ेंगे, और फिर जो हमारी फर्दर वीडियोस होंगी उसमें हम इन सभी बॉन्ड्स के बारे में डिटेलिंग से पढ़ने वाले हैं। तो आप इन लेक्चर्स को मिस ना करें। सारे लेक्चर्स जो है वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यानी कि आपने अगर एक भी लेक्चर मिस करते हो तो आपको आगे का लेक्चर में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए आप सभी लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें। अब आयनिक बॉन्ड क्या है? सबसे पहले तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड है, सिंपल अगर हम लैंग्वेज में कहना चाहें, आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। लेकिन उसमें अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो उसमें होता क्या है कि देखिए हमारे पास एक है डोनर एटम, ठीक है, एक है डोनर और एक होता है हमारे पास एक्सेप्ट। अब डोनर मतलब कि दाता परमाणु, एक है ग्राही परमाणु। तो इनका मतलब क्या होता है? जो डोनर होता है उसके पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वहीं एक्सेप्टर जो होता है उनके बैलेंस बैंड में वैकेंसी होती है, यानी कि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिससे कि क्या होगा कि जब इनको इस तरीके के, यानी कि डोनर एटम और एक्सेप्टर जो एटम्स हैं, जब इनको पास लाया जाता है तो जो डोनर एटम के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको वो क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है एक्सेप्टर एटम को, यानी कि ग्राही परमाणु को दे देता है। अब देखिए डोनर अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा डोनर एटम। और वहीं जो एक्सेप्टर एटम है वो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये दोनों के दोनों एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लग जाता है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है, यानी अट्रैक्टिव कूलम्बियन फोर्स जो है उनके बीच में लगने लग जाता है, और जिसकी वजह से वो जो आयंस होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं। तो a strong attraction Coulombian force acts between them and bind the ions together to form a crystal और मेटल। तो वो क्या करते हैं, दोनों जो आयंस होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव कोलम्बियन फोर्स है वो बनने के फोर्स लगने के कारण उनमें एक बंध बन जाता है, बॉन्ड बनता है, जिससे कि द्रव्य पदार्थ क्रिस्टल उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। और इस तरीके के जो हमारे बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो आयनिक बॉन्ड से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, वो जनरली कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, अकार्बनिक यौगिक जिन्हें हम कहते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनमें मेनली हमें आयनिक बैंड देखने को मिलता है। अब जैसे हम जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl, NaCl क्रिस्टल को हम लेते हैं। NaCl आपको पता है नमक। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए हमने आपको कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब देखिए Na का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, Ne and3s1, यानी कि इसका जो बैलेंस बैंड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके बैलेंस बैंड में यहाँ पर एक वैकेंसी है। अगर यहाँ पर देखिए कि यदि ये अपने इस
एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है तो क्या होगा, Na जो है वो Na+ में और Cl माइनस में चेंज हो जाता है। और इसके साथ ही क्या होता है कि Na+ जो है वो Ne और Cl- जो है ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। ये जो आयंस बनने के बाद इनकी जो स्टेट है वो मोर स्टेबल है Na और Cl के कंपैरेटिव। तो ये दोनों मिलकर के फिर क्या बना लेते हैं, यहाँ पर NaCl आयनिक बॉन्ड के द्वारा NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जितने भी जो आयनिक बॉन्ड से बने हुए मैटर्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जो हमने अभी भी डेफिनेशन बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो इनकी जो कोहेसिव एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है, वो क्वाइट लार्ज होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसकी वजह से आपको जो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे कि NaCl का हमने अभी भी एग्जांपल पढ़ा था। NaCl के लिए उस एनर्जी की वैल्यू है 180 किलो कैलोरी पर मोल, वहीं LiCl के लिए है 200 किलो कैलोरी पर मोल, तो जो कि बाकी बॉन्ड्स के कंपैरेटिव ज्यादा है। सेकेंड है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होगी कि जितने भी आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, वो जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन में भी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं सुसंकुलित संरचना। ठीक है, सुसंकुलित संरचना होती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में। तीसरा है हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, यानी कि कठोरता और भंगुरता, जो कि इनमें ज्यादा मिलती है, यानी कि कठोर होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो कठोर होते हैं और साथ में ही भंगुर होते हैं। अब भंगुर से मतलब क्या होता है कि यदि आप उस पर चोट मारेंगे तो उसे बिखर जाना चाहिए। तो इनकी इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। हार्ड के साथ ये भंगुर भी होते हैं, यानी इनको थोड़ी सी अगर चोट मारने पर ये बिखर जाते हैं। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि इनकी कोहेसिव एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है इनको मेल्ट करने के लिए और या बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ड्यू टू हाई बाइंडिंग एनर्जीज दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि विद्युत चालकता। अब देखिए, हमने अभी अभी आपको पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें दिखाया कि इसमें जब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आयन में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो गया कि अब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, है ना। Na+ और Cl- दोनों में क्या हो गया था, उनके जो बैलेंस बैंड्स फिल हो चुके थे और उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन के लिए नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगी और ये जो पदार्थ है वो नॉन कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इनको हम मेल्ट कर दें, यानी कि इनको पिघला दे, द्रव्य अवस्था ले ले या फिर इनका किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन ले ले, तो उनमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, उनमें विद्युत चालकता देखने को मिल जाती है। सिक्स पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी, मतलब कि विलेयता, कि ये किस तरीके से घुलते हैं। तो ये वाटर लाइक, यानी कि जल जैसे जो विलायक होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें इजीली घोल जो होते हैं पानी के घोल वगैरह में, उनमें इजीली ये घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद क्या करते हैं, ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाते हैं, डिसोशिएट इनटू द इटसेल्फ इनटू द आयन इन सॉल्यूशन। ओके, तो ये पानी जैसे जो घोल होते हैं उनमें हाईली सोल्यूबल होते हैं, यानी कि घुलनशील होते हैं और उनमें ये अपने घटक जो आयंस हैं उनमें टूट जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता,
जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो एक निश्चित फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी यानी कि निश्चित अवशोषण आवृत्ति से अधिक की जो आवृत्ति है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, और वहीं उससे नीचे की अगर हमें फ्रीक्वेंसी की बात करें, बिलो दे आर ओपेक यानी कि वो अपारदर्शी हो जाते हैं। और जो इंफ्रारेड रेज हैं उनके लिए ये हाईली एब्जॉर्बेबल है, यानी उनको ये बहुत ज़्यादा अधिक अवशोषित करते हैं। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, इनकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, और ये लो टेम्परेचर पर ड्यूलॉग एंड पेटिट के लॉ को फॉलो करते हैं। ध्रुवणता, ध्रुवीय प्रकृति जो है आयनिक क्रिस्टल्स में, वो इनमें आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होता है, और जिसकी वजह से इनके मध्य जो आबंध है, जो बॉन्ड बन रहा है, वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, अदैशिक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और इनके एग्जांपल्स जैसे कि आपको डिटेल में NaCl का हमने बता दिया था, साथ में और भी एग्जांपल्स हैं, CsCl, LiF, LiCl एक्सेट्रा, बहुत सारे हमें और भी एग्जांपल्स मिल सकते हैं। तो अब आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इसके बाद जो फर्दर हमारा वीडियो है उसमें हम इसकी और भी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे कि किस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। तो आप कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोस एंड डोंट मिस इट, कीप स्टडी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू, आप कोई भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।